हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी लस्सी में चाय मिलाकर के पी है? कैसा रहेगा अगर आप ऐसा करें तो? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट कैसे मान सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपका दोस्त सागर शर्मा रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, जिससे आप 3 वो गलतियां बड़ी करने से बच जाएंगे जो हर इन्वेस्टर करने के बाद में पैसे गंवाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित होगा अगर आपने इसको लास्ट तक ध्यान से देखा। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। बहुत काम का वीडियो है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं रोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हर इन्वेस्टर जाने अनजाने करता है और फिर वो पैसे लूज करता है? तो इनमें सबसे पहली जो चीज है वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस समझना और इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो ये जानते हो आप पहले से, लेकिन फिर भी मानते नहीं होंगे। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, आपने ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान सुने होंगे या देखे होंगे, जिनमें टीवी पर ऐड आता है या न्यूज़पेपर में ऐड आता है, जिसमें लिखा होता है कि बताया जाता है कि अगर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपके बच्चों की शादी हो जाएंगी इससे, या फिर आप एक हॉलिडे एंजॉय कर रहे होंगे फॉरेन में किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, या फिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, या आपके बच्चों की एजुकेशन वो भी इससे पूरी हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने देखा है कुछ कंपनीज ने तो अपने इंश्योरेंस प्लान का नाम तक रख दिया, स्मार्ट चाइल्ड या इंटेलिजेंट किड, इस तरीके के ब्यूटीफुल नाम रख करके आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, आप किसी भी तरह से ऐसी पॉलिसी से 6.25% से ज्यादा का रिटर्न मुझे लाके दे दीजिए, आई चैलेंज यू ऑन दैट। नहीं निकल सकता। जबकि आपको जो बाकी के स्टॉक मार्केट से और जगह से आराम से अच्छे से 10-12% का रिटर्न मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों, वो हो क्या रहा है, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे और वहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइफ कवर। सिंपल सिंपल, इतना ध्यान रखिए। जैसे आप अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का, अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, साल भर के लिए पैसे देते हैं और साल भर बाद में आप के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के पैसे देती है। दैट्स इट। साल भर खत्म और इंश्योरेंस खत्म। अगले साल आप फिर से फ्रेश इंश्योरेंस लेते हैं और फिर वही चीज होती है। क्या उसमें कभी आपने कार इंश्योरेंस लिया हो और आपको यह बताया गया हो कि सर, हम आपका मकान भी इससे बनवा देंगे, 10 साल बाद में आप एक अच्छी सी प्यारी सी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और हम आपको उसके अंदर रहने लायक एक बढ़िया सा फ्लैट बना करके भी इसी पॉलिसी से दे देंगे? नहीं होता ना। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट में। इंश्योरेंस सिर्फ कवर होता है, आपकी रिस्क का कवर, ऐसे छत मकान के ऊपर होती है ना वो। जबकि इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है आपका जो पैसा है, जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, उस पैसे को ग्रो करने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना, जिससे कि वो जो पैसा बैंक में पड़ रहा है, पड़ा हुआ 3 से 4% की रेट ऑफ रिटर्न पर पड़ा सड़ रहा है, उस पैसे को आप सही जगह, एक जैसे खेती करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, उस तरह से पौधों की तरह से आप लगाएं और बड़े बड़े बरगद के पेड़ या फिर आम के पेड़ की जैसे फल प्राप्त करें। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहली मिस्टेक क्या है कि आप इंश्योरेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल बड़ी भूल है। तो आप इंश्योरेंस को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। आज के बाद में अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस इज द एक्चुअल इंश्योरेंस। और उसके अलावा अगर आपको पैसे को ग्रो करना है, आप चाहते हैं कि आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके कोई सपने हैं जो आप पैसा इन्वेस्ट करके पूरा कर सकते हैं, तो उस केस में आपको लेने चाहिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, इसके अलावा जो आपकी लैंड है वो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये पीपीएफ, ये सारी चीज़ें वो है जो कि आपको इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट में के हिस्से हैं। तो ध्यान है दोस्तों, अब ये क्लियर है ना
कि इंश्योरेंस क्या है, सिर्फ लाइफ का कवर है, तो उसके लिए इतना सा पैसा दीजिए और बाकी का पैसा इन्वेस्ट करिए आप इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी या फिर कोई बॉन्ड्स में या गोल्ड में या कहीं और। सॉरी, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। बाकी की 2 मिस्टेक्स की बात हम थोड़ी देर इसके बाद करेंगे, लेकिन ये समझिए, मान लीजिए कि कोई मिस्टर रामलाल है और उन्होंने 10,000 रुपये में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ठीक है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी जिनमें आपके सपने पूरे करने के, फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने के बारे में बताया जाता है, इनको एंडाउमेंट प्लान्स बोलते हैं। ठीक है, ये एंडाउमेंट प्लान्स करते क्या हैं, आपके कुछ पैसे में आपको लाइफ कवर देंगे और बाकी में कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वेस्ट करके आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस भी सम एश्योर्ड के नाम पे दे देंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 10,000 रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किए, मतलब मैं कहूँगा इंश्योरेंस पे लगाए, 10,000 में से आपको क्या मिलेगा, 20 साल बाद में 3-4 लाख का लाइफ कवर। ठीक है, 2 लाख 3 लाख का लाइफ कवर, वो भी 20 साल बाद या हो सकता है 15 साल बाद। दूसरी चीज कि ये आपको कहेंगे कि ठीक है, आपके आज लगाए हुए मान लीजिए लाख रुपए हैं, आप 10-10 हज़ार रुपये लगा रहे हो, एक साल के 1,20,000 हो गए, तो आपको 20 साल बाद में, और मान लीजिए ये सपोज करिए 5 या 6% की रेट से जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको अमाउंट भी दे देंगे कि हम आपको 5-7 लाख रुपए दे देंगे। दोस्तों ये देखिए कि इस 10,000 रुपये में आपको क्या मिला, 3 लाख रुपए का लाइफ कवर और साथ में आपको छोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न। अब दूसरा तरीका बताता हूं, आप इस 10,000 तो लगाने ही है ना आपको महीने के, 10,000 रुपए को क्या करिए कि 10,000 रुपए का साल भर का कितना हो, 1,20,000, यानी आपको एक साल में 1,20,000 रुपए लगाने हैं। तो आप क्या करिए कि 20,000 रुपए का ले लीजिए टर्म इंश्योरेंस और आप देखिए आपको कितना लाइफ कवर मिलता है उसमें। तो अगर मैं कहूँगा, या ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने का 3,000 रुपये आप डालिए इंश्योरेंस में और बाकी का जो 7,000 है वो अपन ले लेंगे इन्वेस्टमेंट में। दोनों को अलग कर लिया। अब हम दही या छाछ में या लस्सी में चाय नहीं मिला रहे हैं, दोनों को अलग अलग एंजॉय कर रहे हैं। तो जो 3,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, दैट इज 36,000 रुपीज, 36,000 रुपये का साल भर के प्रीमियम से अगर आप जाकर के लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, वो भी टर्म इंश्योरेंस, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है आपको 40-50 लाख रुपए के आसपास का पूरा लाइफ कवर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा इसके आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड अदर फैक्टर्स। बट मोटा मोटा ये लगभग आप देखिए, कहाँ आपका 2 लाख 3 लाख का कवर, कहाँ आपका 25 लाख से 50 लाख या उसके ऊपर वाला कवर। तो दोस्तों 3,000 रुपये में आपको ये अचीव हुआ। अब बचे कितने, अब बचे 7,000 रुपये। 7,000 रुपीज जो है मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट गिव्स यू 84,000 रुपीज। ये साल के जो 84,000 रुपये हैं, अगर आप इन 7,000 रुपीज को 2 म्यूचुअल फंड की SIPs में कन्वर्ट कर देते हैं, 4,000 एंड 3,000, और कौन से SIP लेनी है, 4,000 रुपीज में दोस्तों आप ले लीजिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और 3,000 रुपीज में मतलब इंडेक्स का, सेंसेक्स का या निफ्टी का इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लीजिए, और 3,000 रुपीज में आप कोई दूसरा इंश्योरेंस ले लीजिए, दूसरा फंड ले लीजिए, जैसे कि सपोज करिए गोल्ड फंड। अब आप ये देखिए, या मिड कैप फंड। अब आप देखिए कि आपको अगर निफ्टी की मोटा मोटा चाल 10-12% के आसपास साल की रहती है, तो आपको 10 to 15% का रिटर्न मिल जाएगा आपके 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 84 यानी 12, यानी कि 84,000 पर अगर आप 10% का रिटर्न मानते हैं तो भी आपका 8,400 रुपीज़ आपके रिटर्न के रूप में आपको ऐड हो जाएंगे। तो देखिए रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है, और इधर आपका लाइफ कवर भी बढ़ गया है। तो जैसे ही आपने लस्सी को चाय से अलग करके एंजॉय किया, तो आपने दोनों का आनंद लिया। पॉइंट इज दैट इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल करिए, लाइफ कवर या रिस्क कवर के लिए, जस्ट लाइक द कार इंश्योरेंस और द व्हीकल इंश्योरेंस। और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करिए कि उससे पैसा आपको ग्रो करना है, उसको बढ़ाना है। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया है, और इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगा, और कैसे क्यों लेना चाहिए उनको वो भी बता दूंगा। बट आप इक्विटी ले लीजिए, कुछ प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। दैट वॉज मिस्टेक नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 क्या है, वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेशन से कंपेयर करना या उन दोनों में कंफ्यूज होना। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कैसे?
स्पेकुलेशन को आप ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं आमतौर पर, इंट्राडे ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, कॉल एंड पुट्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ये सब होती है ना। इनके बारे में डिटेल में आपको बहुत गहरी नॉलेज चाहिए तो वो सब मैं आपको दे सकता हूँ, जब भी आप कहेंगे मैं आपके लिए वो बता दूंगा। बट एक आसान भाषा में सीधे तरीके से मैं आपको सेकंड नंबर की कमर्शियल फाइनेंशियल मिस्टेक से बचाने के लिए आपको सेकंड टिप देने जा रहा हूँ। क्या चीज़ दोस्तों, पहले मीनिंग समझो। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है दे फटाफट ले फटाफट, इधर खरीद उधर बेच, इधर खरीद उधर बेच, ठीक है, जो हम लोग ट्रेडिंग के तौर पे करते हैं, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक्चुअली एक लंबा प्रोसेस है, और मैं बड़ा ताजुब करता हूं जब भी टीवी वाले या न्यूज़पेपर वाले कहते हैं इन्वेस्टर्स शुड बाय दिस स्टॉक इन 200 रुपीज टुडे एंड सेल इट इन 2 वीक्स इन 300। भैया ये बता दीजिए कि आप इन्वेस्टर वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हो? दिस इज स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बहुत सोच समझ करके और किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी एसेट में पैसा लगाना, वो उसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए। यानी यू वांट टू बाय अ शेयर आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। तो जब आप 10 साल 20 साल उसके हिसाब से सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है वो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो आपको करना क्या है कि आप अपने पोर्टफोलियो के 2 हिस्से बना के रखिए। मैं तो कहूंगा स्पेकुलेशन कीजिए ही मत, लेकिन फिर भी अगर आपके 5th कस्पल सबलोड अगर राहु हैं तो आपको स्पेकुलेशन तो करना होगा, उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आपका 5वां उप नक्षत्र स्वामी जो है आपकी कुंडली में, वो मान लीजिए राहु है, तो वो तो करवाएगा। तो जब वो करवाएगा तो आपके लिए सिंपल तरीका है कि आप कुछ 20%, 20% या 10% या 20% अपना जो टोटल एसेट वैल्यू है उसका सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए रखिए, और बाकी का जो 70-80% है उसको 80-90% को आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए फॉर द लॉन्ग टर्म। अब याद रखिए कि आप 10% अगर स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं तो 10% को एक्सीड मत करिए। कि आज अगर आपने मान लीजिए कोई कॉल खरीदी या पुट, या फिर मान लीजिए फ्यूचर्स में आपने लगाया, और सपोज करिए 10,000 रुपये आपने लगाया, 3,000 रुपये आज बन गए। कल आप कहोगे नहीं मैं तो 50,000 लगाता हूँ, क्योंकि इससे तो फिर 5 टाइम्स हो जाएगा, 15,000 बन जाएंगे इसमें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये मैं क्या कहूँगा, ये तो आप जानते ही हो, कई बार आपने भी तो पैसे खोए ना, खोए ना। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन में रखो कि 10,000 रुपये लगाए, मान लीजिए 13,000 रुपये बन गए आपके, तो क्या करिए कि 3,000 रुपये को कहीं बाहर निकाल दीजिए सेविंग्स में, और वापस से 10,000 को लीजिए, फिर से री इन्वेस्ट करिए। तो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है आपको। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है दोस्तों, उसको करिए इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पूरे मार्केट में जो भी आपके पास में जो 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और उसमें भी अच्छे लॉन्ग मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, या फिर मैं कहूँगा FMCG के हैं, या फार्मा के हैं, या IT के हैं, बैंक्स के हैं, और सिक्लिकल कंपनी जैसे सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, उनके स्टॉक्स हैं। उनमें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन चेक करिए, उसका सारे फैक्टर्स चेक करिए कि उसमें डेट इक्विटी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग क्या है, एनुअल रिपोर्ट जो है वो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को कैसे दिखा रही है। ये सारे फैक्टर्स उसमें देखने के बाद एक स्टॉक को सर्च करने में कम से कम 1 दिन 1 हफ्ता लगना चाहिए, मैं कहता हूँ, बेसिक रिसर्च के लिए। एडवांस रिसर्च तो और भी आगे की बात है। तो वंस यू डू दैट ना, देन व्हाट हैपन्स इज कि जो भी आप खरीदोगे वो ये मान के खरीदोगे कि ये मेरा एसेट है, इसमें मेरी हिस्सेदारी है, एंड मैं इसे शेयर नहीं करूँगा, सेल नहीं करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि आप कैपिटल राइज तो हो, लेकिन आप उसे सेल करने के बारे में सोच के इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, ठीक है। ये हुई दूसरी टिप मेरी दोस्तों, क्या कि
ले फटाफट दे फटाफट 10% रखिए और 90% पैसा रखिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में। वो क्या क्या हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो आपके इक्विटी हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो डेट फंड्स हो सकते हैं, वो पीपीएफ हो सकता है, और इसके अलावा वो कोई आप अगर मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह में या कमर्शियल पेपर्स में कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो हो सकता है। लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता है बताता हूँ। ट्रेडिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ दी, उसको आप मिक्स करिए मत। साथ में क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में जो डील होती है वो भी आपकी स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग का हिस्सा है, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म एसेट। और दूसरी बात, वो इन्वेस्टमेंट के लिए उसके बैक में क्या है यू नेवर नो। क्रिप्टो करेंसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे ये बता दीजिए कि वो बनाती क्या है, क्या करती है? गाड़ियाँ बनाती है, पेट्रोल निकालती ज़मीन से, या फिर कोई मशीनरी बनाती है, या गेहूं की खेती करती, क्या करती है? नहीं ना, दैट्स जस्ट अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें आपने एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए पैसा डाल रखा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, टिप नंबर 2 क्या है कि स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स, यू डोंट हैव टू मिक्स दोस। जिस दिन आपने स्पेकुलेशन को इन्वेस्टमेंट समझ लिया उसी दिन से आपका लॉस लगना शुरू हो जाएगा, और फिर घर बिक जाते हैं, बर्तन बिक जाते हैं, एंड पीपल लूज एवरीथिंग, क्योंकि उनको लगता है इतना लूज कर दिया तो अब मुझे वो पूरा रिकवर भी तो करना है। और दोस्तों मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आपने भी ऐसा किया है। कई बार मन पे काबू नहीं रहता है, लेकिन काबू रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन लाइए। कैसे लाइए? कि वो 10% से ऊपर नहीं जाना आपको। स्पेकुलेशन मतलब 10%, बस इससे ऊपर नहीं, मतलब नहीं। चाहे तो 2 अलग अलग बैंक वो डीमैट अकाउंट बना लीजिए अपने। एक अकाउंट इज फॉर स्पेकुलेशन एक्टिविटी, 1 अकाउंट इज फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दैट विल बी इवन बेटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं टिप नंबर 3। और टिप नंबर 3 क्या है दोस्तों? वो है इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग्स। अब हमारे यहाँ तो ये परिपाटी चल रही है कि हमने बैंक में पैसा डाला और हमने सोच लिया हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, या मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला और हमने सोचा हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक तरह की ऐसी एक्टिविटी जो आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगी। मैं फिक्स डिपॉजिट या एफडी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है लिक्विड फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर कंपैरेटिवली सेफर एंड बेटर ऑप्शन। कैसे? पूछिए कैसे? कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में से आप जब अपना बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो दैट इज अ सेविंग एक्टिविटी, और अगर आपने उस पैसे को उठा करके और एफडी में डाल दिया तो आप 3 साल के लॉक इन हो गए। जो भी 3 साल, 5 साल, 8 साल, जितनी भी एफडी की पीरियड है उसके लिए लॉक हो गए आप उसमें बीच में पैसा निकलवा ही नहीं सकते, और अगर आप निकलवाओगे तो आपको हैवी पेनल्टी एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट ना। अब इसके बदले में आप इन्वेस्ट करिए, सेविंग में मत जाइए, इन्वेस्ट करिए। तो कैसे करें? आप करिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में। लिक्विड म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है कि आपका जैसे बैंक अकाउंट में 3-3.25% से पैसा अगर पड़ा खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो पीएलआर है, जो प्राइम लेंडिंग रेट है, यानी कि जो महंगाई की आपकी जो दर है, मान लो मोटा मोटा सीपीआई या डब्ल्यूपीआई को मानते हैं, तो वो अगर 8-10% के आसपास रहती है तो आप बैंक अकाउंट में अगर 3-3.25% पे पैसा पड़ा रखेंगे तो हर साल आपके 7% के आसपास की परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आप जब लिक्विड फंड में अपने जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो इमरजेंसी मनी को छोड़ के जितना भी पैसा एक्स्ट्रा है उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। वहाँ क्या होगा कि उसका सीधा आपके जो रिजर्व बैंक के जो कमर्शियल पेपर्स और जो लिक्विड पेपर्स होते हैं, उन लिक्विड एसेट्स होते हैं, उनमें ही वो इन्वेस्ट होता है। तो आपको आराम से एफडी के लगभग रिटर्न मिल जाएगा। मे नॉट बी इक्वल, बट थोड़ा बहुत अगर एफडी आपको 7% दे रही है तो आपको हो सकता है लिक्विड फंड 6% दे दे। अगर वो 9% दे रही है तो हो सकता है ये 8% दे दे, या हो सकता है बराबर भी दे दे, बट लगभग एफडी के बराबर रिटर्न मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि साहब एफडी में क्यों नहीं, फिर लिक्विड फंड में क्यों? जब आप दोनों में सेम रिटर्न बता रहे हो तो एफडी में क्यों नहीं? तो वो इसलिए मेरे दोस्तों कि एफडी में आपके लॉक इन पीरियड है, और जो लिक्विड फंड है उसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि आपको रिटर्न तो मिलेगा एफडी के बराबर,
लेकिन आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो आप सिंपल सेल कीजिए उसे, और T+2 यानी ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज के अंदर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तब आप समझे, FD के बराबर रिटर्न विदाउट लॉक इन पीरियड। इसलिए मेरी टिप नंबर 3 क्या है, वो है आपकी कि आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो आप सेविंग कहते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, वो मत करिए, बल्कि उस पैसे को आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। खास तौर पे दोबारा बता रहा हूँ कि तब अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेरी एडवांस स्पेशल टिप, जो आपको मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो वो टिप मैं दे रहा हूँ अभी आपको। वो टिप क्या है दोस्तों, एक सेकेंड। तो जो एडवांस टिप है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके पास में इमरजेंसी मनी के अलावा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपकी खर्चा करने की आदत है, क्योंकि आपकी कुंडली के 12th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट बैठा है जिसकी दशा चल रही है, या 12th हाउस किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो आप दोस्तों ऐसे केस में आपकी कंडीशन होगी इम्पल्सिव से बाय करने की, कि आपने देखा नहीं कि खरीद लिया, फिर बाद में पता पड़ा कि फालतू ही पैसा खर्चा किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा तुरंत खर्च कर देते हैं, तो बेस्ट ये है दोस्तों, उसको सीधा लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र करिए, उसे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस का है वही 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। तो आप जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपने 12th हाउस को एक्टिव कर दिया पॉजिटिव सेंस में। तो क्या होगा कि आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया वो खर्च होने के बजाय इन्वेस्ट होगा, और आपको 6-7% या जो भी 5% जितना भी होता है अलग अलग फंड्स का, वो लिक्विड फंड्स का रिटर्न मिलता रहेगा। प्लस आपको जब ज़रूरत हो पैसे की उतना सा पैसा विड्रॉ कीजिए और उसको काम में लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी 3 टिप्स प्लस 4th टिप। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली टिप कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंश्योरेंस से मिक्स नहीं करना। इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क कवर यानी कि टर्म इंश्योरेंस वही लीजिए, और इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड, इक्विटी वगैरह में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से कीजिए कि आपके सपने पूरे करने, तो इन्वेस्टमेंट्स। टिप नंबर 1 हो गई, इनको मिक्स नहीं करना। टिप नंबर 2, स्पेकुलेशन यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखिए, चाहे तो दोनों के बैंक वो डीमैट अकाउंट ही अलग रखिए, इनको भी मिक्स नहीं करना। जिस दिन मिक्स करेंगे प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ कि सेविंग के नाम पर बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा रखना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि वो पैसा ना तो आपका सेफ है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आप साइट पे जाके देखिएगा कि वो एक थोड़ा सा अमाउंट की गारंटी देते हैं। अगर बैंक डूब भी गया तो आपको थोड़ा सा अमाउंट दे देंगे, चाहे आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों, दे विल बी ऑल गॉन। तो एक तो इतना सेफ नहीं है जितना आपने सोच रखा है, दूसरा वहाँ पड़ा हुआ है तो बार बार खर्च होता रहेगा, तीसरा ये कि उसको में रिटर्न ही क्या मिल रहा है आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, 3rd टिप क्या थी कि उस पैसे को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र करके रखिए, और जब ज़रूरत हो जब आप उसको उसमें से निकाल लीजिए। 3 दिन के अंदर पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये 3 टिप्स थी। और चौथी टिप ये थी कि अगर 12th हाउस आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित है और उससे आपके खर्चे बहुत सारे हो रहे हैं, आप नहीं चाहते हुए भी अनायास बहुत सारे खर्चे करते रहते हैं, तो दोस्तों इन्वेस्ट करना यानी कि लिक्विड फंड में डालना वैसे भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि एक्सपेंसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट दैट विल गिव यू हायर रिटर्न्स इन कमिंग डेज। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च बेस्ड एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की है। आप ट्राई कीजिए इसे। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और दोस्तों अपने उन सारे वेल विशर्स को जिनका आप भला चाहते हो और जो पैसे को लेके कंफ्यूज रहते हैं, ये वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, और भी अलग अलग मीडियम से कीजिए, लेकिन उन तक पहुंचाइए ताकि कहीं ना कहीं आपके थ्रू उनका भला हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।